Today we will discuss about the exercise 3.3 word problems. This is your exercise 3.3. So the question number third, first part, the difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Find them. अब यहाँ पे हमारे को उसने बोला है डिफरेंस. ओके, डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू नंबर्स. अब जब एडिशन होता है देन इट इज़ वेरी सिंपल कि आप x प्लस वाई करो या y प्लस एक्स करो, वन एंड द सेम थिंग. लेकिन डिफरेंस में आपके पास क्या होता है कि जो बड़ा नंबर है वही पहले आएगा, फिर छोटा नंबर आएगा, बीच में माइनस का साइन होगा. तो अब हमारे पास ये नहीं पता हमें विच वन इज़ ग्रेटर विच वन इज़ लार्जर. तो यहाँ पे हमारे पास 2 केस बनेंगे. ठीक है, हमने नंबर्स को सपोज कर लिया लेट वन नंबर बी x एंड द अदर नंबर बी y. तो आपने क्या करना है, आपने पहले ही मान के चलना है लेट x ग्रेटर देन y. अगर आप x ग्रेटर देन y मान के चल रहे हो तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन तो बनेगी डिफरेंस बिटवीन 26 मीन्स x बड़ा है तो x माइनस वाई हो गया 26. ठीक है बेटा, यहाँ पे लिखा है वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर. अब जो 3 टाइम्स है इट मीन्स वो बड़ा है. ठीक है ना, तो हम लिख रहे हैं x बड़ा है हमारे पास, तो x होगा 3 टाइम्स ऑफ द अदर. ठीक है, तो हमने ये इक्वेशन बनानी है. सेकंड ऑप्शन क्या है कि आप पहले ही मान के चलो कि y ग्रेटर देन x है. तो अगर आपके पास y ग्रेटर देन x है तो इट मीन्स जब आप डिफरेंस की बात करेंगे तो y माइनस एक्स होगा 26. ओके, अब वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, तो यहाँ पे y बड़ा है तो y इज इक्वल टू 3x होगी आपकी सेकेंड इक्वेशन. तो आप दोनों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि आप किसको ग्रेटर मान के चल रहे हो. अगर आप x ग्रेटर देन y कर रहे हो तो दीज आर द टू इक्वेशंस. अगर आप y ग्रेटर देन x कर रहे हो तो दीज आर द टू इक्वेशंस. फिर आपने उसको सॉल्व करना है एंड यहाँ लिखा है बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं. सो यू कैन व्यू दैट फ्रॉम दैट वीडियो. यू कैन व्यू द मेथड फ्रॉम दैट वीडियो. ओके चिल्ड्रन, नाउ कम टू द next question. The next question is the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree. अब उसने यहाँ पहले ही बता दिया कि दो एंगल्स हैं, बड़ा वाला जो है वो छोटे वाले से 18 ज़्यादा है, एक्सीड कर रहा है, वो बड़ा है उससे. तो हम यहाँ पर लार्जर एंगल लेंगे और स्मॉलर एंगल लेंगे. तो हमने लार्जर को x डिग्री ले लिया, स्मॉलर को हमने y डिग्री ले लिया. अब सप्लीमेंट्री एंगल्स बोला है उसने. सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स द एंगल्स हुज सम इज़ 180 डिग्री. तो यहाँ पे हमने दोनों को प्लस किया, इज इक्वल टू 180 डिग्री रखा. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन से. सेकेंड कंडीशन कहती है द लार्जर एंगल एक्सीड द स्मॉलर. तो लार्जर आपका x है और स्मॉलर आपका y है, तो लार्जर एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18. तो हमने क्या किया, लार्जर इज इक्वल्स टू स्मॉलर प्लस 18. तो x इज इक्वल टू y प्लस 18. ये आपके पास सेकेंड कंडीशन से सेकेंड इक्वेशन आ गई. यू कैन सॉल्व इट. नाउ द नेक्स्ट वन, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. Find the cost of each bat and each ball. ठीक है, अब आपको यहाँ पे कॉस्ट निकालनी है एक बैट और एक बॉल की. तो हमने दोनों को x और y सपोज कर लिया. कॉस्ट ऑफ वन बैट इज x एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज y. वेरी सिंपल. नाउ वन बैट इज ऑफ रुपीज़ x, देन 7 bats will be of rupees 7x. 6 balls will be of rupees 6y because one ball cost is rupees y. Now total expense is 3,800. So we have added the cost of 7 balls and the cost of cost of 7 bats and the cost of 6 balls, and total is 3,800. From the second condition we will make the second equation. Here she is buying 3 bats, so cost of 3 bats 3x, and she is buying 5 balls. The cost of 5 balls is 5y. So the equation is 3x plus 5y and the total expense is 1,750, and this is equals to 1,750. In this way we get the two equations from these two given conditions. Okay children, now the fourth part. Fourth part is the taxi charges in a city consist of
फिक्स्ड चार्जेस टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। कि जो टैक्सी है उसके क्या है चार्जेस कैसे हैं कि फिक्स्ड तो है ही है, इतना तो उसने लेना ही लेना है, जितना भी मनी उसने लेना है फिक्स्ड अमाउंट, लेकिन किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग भी उसके चार्जेस होंगे। अगर वो 4 किलोमीटर रन कर रही है तो 4 किलोमीटर के चार्जेस अलग होंगे, 10 किलोमीटर रन कर रही है टैक्सी तो उसके चार्जेस अलग होंगे। अब वो कहता है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹105 एंड फॉर अ डिस्टेंस फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹155। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्जेस पर किलोमीटर। दो चीज़ें आपको ये पूछी गई हैं। फिर आपको पूछा गया है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। इट मीन्स आपको 3 आंसर्स निकालने हैं। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द फिक्स्ड चार्ज, सेकेंड यू हैव टू फाइंड आउट द चार्ज पर किलोमीटर, थर्ड you have to find out the total expense for 25 kilometers. So first we have supposed that fixed charge is rupees X and charges per kilometer is rupees Y. Now when he is covering the distance of 10 kilometer तो उसके पास क्या बनेगा, फिक्स चार्ज X होगा उसका प्लस 1 किलोमीटर के लग रहे हैं Y रुपीज़, तो 10 किलोमीटर के लगेंगे 10Y और टोटल एक्सपेंस मिलाकर बन गया 105। ऐसे ही फिक्स चार्ज X हुए सेकंड कंडीशन में जब वो 15 किलोमीटर की जर्नी कर रहा है, और 15Y हुआ जो पर किलोमीटर उसने चार्ज करना है, दोनों को प्लस किया टोटल एक्सपेंस बन गया 155। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास X की वैल्यू 5 आएगी और Y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10। ओके, नाउ चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर, थर्ड पार्ट अब हम यहाँ करेंगे। चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर के चार्जेस कैसे निकलेंगे, फिक्स चार्जेस तो उसको पे करने ही है X प्लस 25Y, क्योंकि 1 किलोमीटर के हैं Y रुपीज़ तो 25 के हो गए 25Y। अब हम इस इक्वेशन में X और Y की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। X हमारे पास 5 है, Y हमारे पास कितना है 10, तो ये बन गया 250 और टोटल आ गया आपके पास ₹255। इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करना है कि आपको पूछा क्या है। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में X और Y की वैल्यू निकाल के ही क्वेश्चन को फिनिश कर देते हैं कि कंप्लीट हो गया, थर्ड पार्ट वो करना भूल जाते हैं तो ऑब्वियसली मार्क्स कट जाएंगे। ओके, इसलिए रीड द क्वेश्चन केयरफुली। नाउ द नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both numerator and the denominator। ठीक है, if 3 is added to the both numerator and denominator it becomes 5/6। find the fraction। अब फ्रैक्शन की बात हो रही है, इट मीन्स P/Q की फॉर्म में होगा आपके पास नंबर, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होंगे। तो हमने न्यूमरेटर को x मान लिया, डिनोमिनेटर को हमने सपोज किया y। फर्स्ट कंडीशन में वो कहता है कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 प्लस कर दें तो हमारे पास फ्रैक्शन बन जाता है 9/11। ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 11 को x+2 से मल्टीप्लाई किया और y+2 को उधर ले गए। 11 को मल्टीप्लाई किया x+2 से और हम y+2 को इधर ले गए 9 के पास। फिर हमने इनको सॉल्व किया, जैसे लीनियर इक्वेशंस को आप सॉल्व करते हो, ओपन द ब्रैकेट्स, फिर एक्स वाई वाली टर्म्स हम ले आए लेफ्ट साइड में और कांस्टेंट हमारे पास रह गया राइट साइड में। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ द सेकेंड इक्वेशन में वो बोलता है, सेकेंड कंडीशन है, दिस इज़ योर सेकेंड कंडीशन, 3 इज़ एडेड, ऐड करना है 3 को, कहाँ पे, बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर इज़ x, डिनोमिनेटर इज़ y, हमने दोनों में 3 को प्लस कर दिया। उसने बोला फ्रैक्शन बनेगा 5/6, तो हमने उसको इक्वेट कर दिया 5/6 से। सेम वे वी हैव डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 को हमने x+3 से मल्टीप्लाई किया और 5 को हमने y+3 से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास इक्वेशन बन गई 6x - 5y = -3। तो ये आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई। अगर पर्टिकुलरली मेथड मेंशनड है, यू हैव टू यूज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेथड मेंशन नहीं किया है तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो आपको अच्छे से स्टेप वाइज आता है। ओके चिल्ड्रन, नाउ द नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। What are their present
एजेस। अब दोनों की प्रेजेंट एज पूछी है तो हमने दोनों की प्रेजेंट एज को x और y रिस्पेक्टिवली ले लिया. लेट जैकब्स प्रेजेंट एज इज x and son's present age is y. Now first condition says 5 year hence. Hence means after. अगर आपको मीनिंग भी नहीं पता लग रहा है ना कि hence है, क्या मीनिंग है इसका, तो आपने आगे लाइन पढ़नी है. वहाँ पे देखो will be वर्ड आया. will हम यूज़ करते हैं फ्यूचर के लिए, तो इट मीन्स वो बाद की बात कर रहा है कि 5 साल बाद. तो जब भी आफ्टर होगा तो आपने प्लस करना है प्रेजेंट एज में उतने ईयर्स को जिसकी वो बात कर रहा है. यहाँ वो 5 ईयर्स की बात कर रहा है तो हमने क्या किया, जैकब की एज को x+5 कर दिया और सन की एज कितनी होगी y+5. अब हमने इस लाइन को पढ़ना है जो हेंस के बाद लिखी है, द एज ऑफ जैकब. जैकब की बात कर रहे हैं, द एज ऑफ जैकब. ठीक है, अब जैकब इज जे, विल बी की जगह आ गया इज इक्वल टू 3 टाइम्स. 3 टाइम्स का मतलब 3 मल्टीप्लाई दैट ऑफ हिज सन. तो ये बन गया 3 मल्टीप्लाई s. तो j इज इक्वल्स टू 3s. अब j कितना है x+5 और s कितना है y+5. वैल्यूज पुट की हमने, सॉल्व किया लीनियर इक्वेशंस, जो भी हमारे पास दोनों साइड इक्वेशंस बनी, हमारे पास फाइनल आ गया x - 3y इज इक्वल टू 10. ओपन द ब्रैकेट्स. और x और y को आपने लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देना है, कांस्टेंट आपने राइट साइड में ले आने हैं, तो आपके पास इक्वेशन रेडी हो जाएगी. नाउ कम टू द सेकेंड कंडीशन. सेकेंड कंडीशन में ही सेइंग 5 years ago. यहाँ पे भी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कि एगो और हैंस में, तो आपने नेक्स्ट लाइन पढ़नी है, वहाँ पे वॉज लिखा है. वॉज से आपको पता चल जाएगा कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि इतने साल पहले. तो पहले मीन्स यू हैव टू सब्ट्रैक्ट. ओके, जैकब से 5 years ago बोला तो पहले हम दोनों की एज निकालेंगे 5 years ago. तो 5 years ago जैकब्स एज x-5 and son's age y-5. Now he is saying Jacob was 7 times. Jacob was की जगह इक्वल टू 7 times 7s, क्योंकि उसने सन का बोला है कि 7 times that of his son. तो ये हो गया 7s. अब हमने j की वैल्यू पुट की x-5, s की वैल्यू पुट की 5 - y-5 और इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई x - 7y is equals to -30. So in this way we got the two equations. Now you can solve these two equations and you will get the value of x and y is the present ages of Jacob and his son. Okay, clear to everyone?